दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। महाराष्ट्र में हो रहे महानगर पालिका चुनाव से ही एक ऐसे रास्ते तय होने वाले हैं जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की होगी। क्योंकि महानगर पालिका चुनाव के दौरान जिस तरह से अजीत पवार आक्रामक नजर आ रहे हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं, उसके बाद ये लगने लगा है कि क्या महानगर पालिका चुनाव के बाद राज्य की महायुति सरकार में सब कुछ ठीक नहीं रहने वाला है। क्योंकि एक तरफ डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे कई जगहों पर अकेले चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ अजीत पवार कई जगहों पर अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अजीत पवार जिस तरह से पुणे में पिंपरी चिंचवड में लगातार भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए विकास कार्यों पर सवाल उठा रहे हैं, जिस तरह से वो आरोप लगा रहे हैं कि पिंपरी चिंचवड में अगर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता रहने के बावजूद 40,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए तो ये काम में नजर क्यों नहीं आ रहा है। तो वो सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी पर पिंपरी चिंचवड में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पुणे में विकास कार्य नहीं होने को लेकर भी वो भारतीय जनता पार्टी को निशाने पे ले रहे हैं और लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र से और राज्य सरकार से फंड तो मिला लेकिन इसका सही इस्तेमाल नहीं हुआ। यानी सीधे तौर पे दोनों ही जगह जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता रही है, उनके सत्ता पर रहने के दौरान विकास कार्य नहीं होने और इस दौरान हुए भ्रष्टाचार को लेकर प्रमुख तौर पे बीजेपी पे हमलावर है। इसी दौरान उन्होंने एक बयान दिया था कि 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला का आरोप लगाने वाले लोगों के साथ ही मैं सरकार में शामिल हूं। यानी सीधे तौर पे वो भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा रहे थे। इसका पलटवार भी होना तय था, जो हुआ। प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने इसे लेकर सीधे तौर पे अजीत पवार को आगाह किया और कहा कि वो इस तरह का बयान न दे क्योंकि ये मामला अभी कोर्ट में लंबित है। यानी सीधे तौर पे अजीत पवार को चेतावनी दी गई कि वो इस बात को लेकर ज्यादा उड़ने की कोशिश न करे, क्योंकि जिस 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया था वो मामला फिलहाल कोर्ट में है और कोर्ट से इस मामले का फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया है। यानी आने वाले समय में ये फाइल खुल सकती है। उन्होंने सीधे तौर पे तो नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से ये चेतावनी दे दी है। इससे पहले जो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र चौहान, उन्होंने सीधे तौर पे एक बयान दिया था कि मैंने देवेंद्र फडणवीस और अन्य वरिष्ठ नेताओं को आगाह किया था कि वो अजीत पवार के साथ गठबंधन ना करे, लेकिन मेरी बात नहीं सुनी गई। यानी शीर्ष नेतृत्व अब इस बात पे अफसोस जता रहा है कि अजीत पवार को महायुति में क्यों लिया गया। दरअसल ये पूरी जो स्थिति बनी है उसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण वजह है। महत्वपूर्ण वजह यह है कि अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार के साथ पुणे और पिंपरी चिंचवड में गठबंधन कर चुनाव लड़ना तय किया है। ये आप अगर कह लें कि 2 साल पहले जब से वो शरद पवार गुट से बाहर हुए हैं, पहला ऐसा मौका है जब शरद पवार और अजीत पवार का गुट एक साथ मिलकर किसी चुनाव को साथ लड़ रहा है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े थे और इस दौरान दोनों ही बार अजीत पवार ने चाचा को मात दी थी, लेकिन यह पहली बार है जब वो चाचा के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और इसी दौरान उन्होंने एक बेहद महत्वपूर्ण बयान दिया कि जो कुछ भी हुआ उसे गंगा में बहा दिया जाए, अब हम साथ हैं, युति के तौर पे काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में चाचा का आशीर्वाद इसी तरह बना रहेगा और मैं बेहतर काम कर रहा हूं। और साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इस गठबंधन की वजह से राज्य की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो सकता है। यानी सीधे तौर पे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है राज्य में उसे आगाह कर दिया है। तो सवाल यह उठता है कि आखिर अजीत पवार इस बगावती मूड में क्यों आ गए। अजीत पवार क्यों इस तरह का बयान दे रहे हैं? क्या महानगर पालिका चुनाव में सिर्फ अपनी सत्ता बनाने के लिए या पिंपरी चिंचवड और पुणे में अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं, या इसके पीछे की राजनीति कुछ और है? दरअसल अजीत पवार को लगने लगा है कि बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा जब उन्हें पार्टी से और युति से दरकिनार कर दिया जाएगा। क्योंकि आपको याद होगा कुछ समय पहले
अमित शाह जब महाराष्ट्र के दौरे पे थे तो उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में किसी सहारे की जरूरत नहीं है। यानी वो सीधे तौर पे अजीत पवार गुट और शिवसेना शिंदे गुट, एकनाथ शिंदे को ये बता रहे थे कि उनके सहारे की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। और ये बात दोनों ही नेताओं को अब समझ में आने लगा है कि जैसे ही वक्त गुजरेगा और भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी और मजबूत स्थिति में आएगी, उन्हें दरकिनार कर दिया जाएगा। ऐसे में अजीत पवार और एकनाथ शिंदे दोनों अलग थलग पड़ सकते हैं। यही वजह है कि एन चुनाव से पहले अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार के पास वापस लौटना मुनासिब समझा, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आने वाले समय में उनके लिए स्थिति खराब हो सकती है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह की राजनीति रही है वो आने वाले समय में अजीत पवार के लिए भी मुश्किलें पैदा कर सकती है, क्योंकि अजीत पवार का जो वोट बैंक है वो मुस्लिम सहित तमाम ओबीसी और अनदर कास्ट के लोगों का वोट बैंक है। और मुस्लिमों पर लगातार हो रहे बयानबाजी हमले को लेकर अजीत पवार को लगने लगा है कि आने वाले समय में अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ इसी तरह से जुड़े रहें तो उनके वोट बैंक में सेंध लग सकती है। और साथ ही उन्हें यह भी समझ में आ रहा है कि ये जो पूरा मामला चल रहा है, दरअसल वोट चोरी का जो आरोप राहुल गांधी ने लगाया है उसमें बहुत हद तक सच्चाई है। और जिस तरह का राहुल गांधी का क्रेज बढ़ रहा है और जिस तरह से चुनाव आयोग पे दबाव बढ़ता जा रहा है, उन्हें अजीत पवार को लगता है कि आने वाले समय में जब ये दबाव और बढ़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी की वोट चोरी की जो ये रणनीति है वो पूरी तरह से थम जाएगी। ऐसे समय में जब सीधे तौर पे और शुद्ध तरीके से वोटिंग होगी तो उसमें भारतीय जनता पार्टी पिछड़ सकती है। इसी वजह से उन्होंने अब अपना रास्ता अलग करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आने वाले समय में एकनाथ शिंदे हो या अजीत पवार हो, उन्हें यह समझ में आने लगा है कि देवेंद्र फडणवीस की जो मौजूदा राजनीति है वह किसी भी तरह से राज्य में उन दोनों पार्टियों को पनपने नहीं देगी। क्योंकि कई जगहों पे ऐसा लगा कि चुनाव से एन पहले अजीत पवार गुट और शिंदे गुट के कई नेताओं को, बड़े नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करा दिया गया। इसके अलावा एकनाथ शिंदे के कई ऐसे प्रोजेक्ट थे जो मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने पास कराए थे, उस पर देवेंद्र फडणवीस ने रोक लगा दी। इसके अलावा अजीत पवार के बेटे जो पार्थ पवार हैं उन पर जब एक घोटाले का, कोंडवा घोटाले का आरोप लगा, उस मामले में जिस तरह की तत्परता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से दिखाई गई और जांच कमेटी बिठा दी गई, उसके बाद अजीत पवार को झटका लगा है कि आने वाले समय में उनके लिए देवेंद्र फडणवीस मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। क्योंकि मौजूदा समय में जो राज्य की राजनीति है वो पूरी तरह से बिखरी और उलट पुलट सी नजर आ रही है। क्योंकि एक तरफ तो देवेंद्र फडणवीस पूरी तरह से हर महानगर पालिका में अपने हिसाब से लोगों को सेट कर रहे हैं। खास करके अजीत पवार को ये बात काफी बुरी लगी है कि उनके कई उम्मीदवारों को धमकाकर, डराकर, पैसे का लोभ देकर चुनाव से एन पहले नामांकन रद्द करने पे मजबूर कर दिया गया। ये सीधा तौर पे आरोप अजीत पवार कई सभाओं में लगा चुके हैं कि उनके कई उम्मीदवारों को नाम वापस लेना पड़ा क्योंकि उन्हें डराया, धमकाया गया, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्हें मजबूर किया गया। ये आरोप बेवजह नहीं लगाए गए हैं, क्योंकि पूरे देश के इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी महानगर पालिका चुनाव में 70 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हों। यानी उन्हें चुनने का अधिकार भी नागरिकों को या वोटर को नहीं दिया गया। ये सीधे तौर पे 70 उम्मीदवार जो है निर्विरोध चुने गए हैं। इसमें सबसे बड़ी संख्या 44 जो नगर सेवक चुने गए हैं निर्विरोध, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। और कहा जा रहा है कि इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का वो दबाव तंत्र काम कर रहा है, वो नोट का काम कर रहा है, वो डराने धमकाने का काम कर रहा है, जो दूसरे राजनीतिक दलों के लिए परेशानी भरा है। और इसी वजह से अजीत पवार इस बात से काफी चिढ़े हुए और तनाव में नजर आ रहा है। इसी वजह से उन्होंने पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पिछले कई दिनों से अजीत पवार पुणे में डेरा डाले हुए हैं और वो किसी भी तरह से पुणे और पिंपरी चिंचवड़ की सत्ता पे अपना
कब्जा चाहते हैं ताकि इसके जरिए वो महाराष्ट्र की जो राजनीति है उसको प्रभावित कर सके। और इसके लिए उन्हें शरद पवार अपने चाचा की जरूरत है, साथ ही सुप्रिया सुले की जरूरत है। और चूंकि दोनों ही गुट जब एक साथ थे तो उनका जो जनाधार था वो भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी भरा रहा है। इसी वजह से दोनों चाचा और भतीजे ने हाथ मिला लिया है और इसका असर भी अब नजर आने लगा है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने 2 दिन पहले जब कात्रज में एक सभा की थी और इस दौरान जब उन्हें एक इंटरनल सर्वे से जानकारी मिली कि भारतीय जनता पार्टी जिस 120 सीटों के मिशन पे काम कर रही है उसमें सेंध लग रही है, क्योंकि चाचा और भतीजे ने हाथ मिला लिया है, इसकी वजह से वोट बैंक में बिखराव आ रहा है। इसी वजह से उन्होंने कोर कमेटी के जो सदस्य हैं उनको फटकार लगाई है और सीधे तौर पे कहा है कि वो अपने अपने लेवल पे इस तरह से काम करें ताकि मिशन 100 पूरा हो सके। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि जिस तरह से चाचा और भतीजे ने हाथ मिला लिया है, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे भी कई जगहों पे, कई महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के लिए समस्या पैदा कर चुके हैं। और इसकी वजह से उन्हें ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि यह चुनाव आसान नहीं है और कई मोर्चे पे उन्हें तमाम तरह की टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि बीएमसी चुनाव जो बृहन मुंबई महानगर पालिका का चुनाव है, इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से लड़ना चाहती थी और उसे लगता था कि इस बार उनके लिए यह मैदान पूरी तरह से खाली है। लेकिन इसी दौरान उद्धव ठाकरे और मनसे ने हाथ मिला लिया और इसकी वजह से जो रहा सहा एक उम्मीद बची थी भारतीय जनता पार्टी के लिए बीएमसी पे कब्जा करने की, उसमें सेंध लग गई है। क्योंकि उद्धव ठाकरे का महाराष्ट्र में खास करके मुंबई में अच्छा वोट बैंक है। खास उसके अलावा अगर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता राज ठाकरे की बात कर ले तो उनका भी मुंबई में दबदबा रहा है। ऐसे में दोनों भाइयों के हाथ मिलाने से भारतीय जनता पार्टी के लिए टेंशन हो गई है। साथ ही बीएमसी चुनाव के लिए एकनाथ शिंदे भले ही भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सभी को मालूम है कि आखिरी वक्त तक दोनों के बीच सीट बंटवारे को लेकर समझौता नहीं हो पाया था। ऐसे में ये बेवजह या बिना मन के मिले ये गठबंधन हुआ है। ऐसे में एकनाथ शिंदे का कितना साथ देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी को मिलता है ये सभी को मालूम है। ऐसे में आने वाले दिनों में जब ये चुनाव होंगे और इसके परिणाम आएंगे तो वो चौंकाने वाले होंगे और परिणाम के बाद जो राज्य की राजनीतिक स्थिति पैदा होगी वो उससे भी ज्यादा चौंकाने वाले सामने आ सकते हैं। क्योंकि अजित पवार का विद्रोही रूप ये देखकर लग रहा है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र की जो राजनीति है और महाराष्ट्र की सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए ही आसान नहीं रहने वाली है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।